तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कक्षा 12 के इस लेक्चर में। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। कल ऑस्मोसिस तक हम बताएं कि ऑस्मोसिस है क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मापा जाएगा। आज हम लोग देखेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, उसके बाद डिफ्यूजन को देखा जाएगा। डिफ्यूजन के बाद दोनों में डिफरेंस क्या है इसको देखा जाएगा। फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के नियम यानी प्रासरण दाब के नियम को देखा जाएगा। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगला है प्रतिलोम प्रासरण। रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या। जैसे हमने कल बताया कि प्रासरण क्रिया या ऑस्मोसिस है क्या। इसमें जब दो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले विलयनों को किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली से या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पृथक करते हैं तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो कम सांद्रता वाला विलयन है उससे अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं। अगर हम सांद्र विलयन पर उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तो विलायक के अणु उल्टे सांद्र विलयन से तन विलयन की ओर आने लगेंगे। इसे हम बोलते हैं प्रतिलोम प्रासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस। तो देखिए रिवर्स ऑस्मोसिस है क्या। तो हम कह सकते हैं सांद्र विलयन कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर से अधिक दाब आरोपित करने पर विलायक यानी सॉल्वेंट विलायक के अणु सांद्र विलयन से वापस तन विलयन या शुद्ध विलायक की ओर आने लगते हैं। इस क्रिया को प्रतिलोम प्रासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एग्जाम में भी बहुत आता है। तो आप समझ गए होंगे जब सांद्र विलयन पर प्रासरण दाब से अधिक दाब आरोपित करेंगे तो विलायक के अणु वापस तन विलयन या शुद्ध विलायक की ओर आने लगते हैं।
इस क्रिया को प्रतिलोम प्रसारण कहते हैं। अब जिसको हम लोग समझ सकते हैं, जैसे एक ये कंटेनर है, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है। यहाँ पर एक पिस्टन लगा दिया गया। यह कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। और यह सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। और एक तरफ शुद्ध विलायक रखा गया या इम्पटी छोड़ दिया जाए। अब इस कंसंट्रेट सॉल्यूशन पर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, किसके मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट के, यह कंसंट्रेट सॉल्यूशन से आने लगेंगे किधर, प्योर सॉल्वेंट की ओर। देखिए, डाइल्यूट या प्योर सॉल्वेंट की ओर ये मूव करने लगेंगे। यह प्रोसेस ही रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाती है। यह फिगर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिवर्स ऑस्मोसिस को। इसका यूज कहाँ पर है, रिवर्स ऑस्मोसिस का यूजेज पहला यूज इसका यह है, जो समुद्री जल यानी जो सी वाटर होता है से साल्ट को पृथक करने में। बच्चों, जो हम लोगों के घर तक नमक आती है वह सी वाटर से, समुद्री जल से रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा प्रेशर डाल करके उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल्स को निकाल लिया जाता है और सॉल्ट कंसंट्रेट हो जाते हैं। उन्हें ड्राई करके और प्यूरिफाई करके हम लोगों के घर तक आती है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा हम लोग सी वाटर से सॉल्ट को प्राप्त करते हैं। दूसरा यूज ये है कि इससे हम वाटर को प्योरीफाई करते हैं, यानी पानी को शुद्ध करते हैं। करने में कह सकते हैं इन वाटर प्योरिफिकेशन। तो वाटर प्योरिफिकेशन में भी रिवर्स ऑस्मोसिस यूज किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखेंगे विसरण, डिफ्यूजन क्या है। डिफ्यूजन को समझते हैं।
विसरण, डिफ्यूजन। ये विसरण है क्या? विसरण में जो सॉल्यूट होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर चलते हैं और इसमें किसी अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी विसरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलेय पदार्थ के अणु अधिक सांद्रता वाले भाग से कम सांद्रता वाले भाग की ओर गति करते हैं और इसमें किसी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। तो लिख देते हैं, विसरण क्रिया में विलेय सॉल्यूट के कण मॉलिक्यूल्स कण उच्च सांद्रता से निम्न यानी लो सांद्रता की ओर गति करते हैं। इस क्रिया में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए, विसरण क्रिया में जो विलेय के अणु होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेंगे और इसमें किसी भी प्रकार की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे अगर हम कमरे में एक कोने पर अगरबत्ती जलाते हैं तो उसका सेंट थोड़ी देर में पूरे कमरे में फैल जाती है। अब जहाँ अगरबत्ती जलती है तो उसकी सेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती हैं। यह क्या है? डिफ्यूजन है। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, जलती हुई अगरबत्ती के सुगंध को धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलना। इसी प्रकार अगर हम जल में कोई पदार्थ डाल दें तो वो धीरे धीरे फैलने लगता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक बीकर लिया गया और इस बीकर में जल है और हमने कोई विलेय पदार्थ को यहाँ डाल दिया तो यह स्वतः मूव करने लगता है धीरे धीरे चारों तरफ। तो यह इसका जो ये मूवमेंट है इधर, यह डिफ्यूजन है। किसको बता रहा है? डिफ्यूजन को बता रहा है, विसरण को बता रहा है। तो यह जो चित्र है ये प्रासरण को इंडिकेट कर रहा है, विसरण।
तो इसमें सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से किधर जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की ओर, ये वाटर है। तो ये एग्जाम्पल है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रासरण और विसरण में अंतर क्या है। तो यहाँ देखते हैं, प्रासरण एवं विसरण में अंतर। डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो इसको हम दो पार्ट में ऐसे समझ सकते हैं। एक तरफ हम कह सकते हैं प्रासरण और दूसरी तरफ विसरण। तो देखिए प्रासरण में क्या है, इसमें जो विलायक के अणु हैं, विलायक के अणु लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। और विसरण में क्या होता है, इसमें विलेय सॉल्यूट के अणु हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं। ये मुख्य अंतर है। दूसरा अंतर है, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है। इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना आवश्यक है। और विसरण में किसी भी प्रकार की मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसे हम कह सकते हैं, इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की आवश्यकता नहीं होती है। यह दूसरा मुख्य अंतर है। तीसरा अंतर यह है कि प्रासरण क्रिया केवल विलयन में होती है। यह केवल विलयन में होती है। और विसरण, यह क्रिया गैस एवं द्रव अर्थात विलयन दोनों में होती है।
तो देखिए ये प्रासरण और विसरण में अंतर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो अंतर भी हमें मालूम होना चाहिए कि प्रासरण और विसरण में क्या अंतर है, तो इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे प्रासरण दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रासरण दाब के नियम, लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो प्रासरण दाब के नियम यानी विलयनों के सांद्रण और प्रासरण के संबंध में वान ठाप ने स्टडी किया और उस स्टडी से जो रिजल्ट आए उसके आधार पर दो नियम प्रतिपादित किया। ये नियम जो गैसीय नियम है, बॉयल और चार्ल्स के नियम, उनसे मैच कर जाते हैं, अतः उनके नाम में जोड़ करके ये नियम दिया गया। तो एक नियम बन जाता है बॉयल वान ठाप नियम और दूसरा क्या बन जाता है, चार्ल्स वान ठाप नियम। तो अब हम लोग देखेंगे बॉयल वान ठाप नियम। बॉयल वान ठाप नियम। वान ठाप लॉ। तो देखिए पहला नियम है बॉयल वान ठाप नियम। ये नियम ये कहता है कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होती है। तो नियम हम लिख देते हैं, स्थिर ताप पर किसी विलयन का प्रासरण दाब का सिंबल P या पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम P ले लेते हैं। प्रासरण दाब P विलयन की सांद्रता कंसंट्रेशन सांद्रता से सिंबल C हो जाती है। सांद्रता के समानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समानुपाती होती हैं। ये बॉयल वान ठाप नियम है, अर्थात P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C कंसंट्रेशन है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किस पर हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। अब हम जानते हैं चूँकि जो कंसंट्रेशन होती है
ये इक्वल टू 1/v, यानी ये डाइल्यूशन के एंटी प्रोपोर्शनल होती हैं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P एंटी प्रोपोर्शनल 1/v, एंटी प्रोपोर्शनल भी डाइल्यूशन, या P भी इक्वल टू K, जहाँ K एक कांस्टेंट है, जहाँ K बराबर कांस्टेंट। यह बॉयल वान हाफ लॉ है, इसे नोट कर लीजिए, चार्ल्स वान हाफ लॉ बताते हैं। चलिए, दूसरा है चार्ल्स वान हाफ नियम। चार्ल्स वान हाफ लॉ, तो इस लॉ को हम लोग देखेंगे। अब चार्ल्स वान हाफ लॉ क्या है, तो देखिए, स्थिर सांद्रता पर विलयन का प्रासरण दाब, यानी P, परम ताप कैपिटल T के समानुपाती होती हैं। अर्थात एट constant concentration the osmotic pressure of solution is directly proportional to absolute temperature। अर्थात हम ये कह सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, या P इक्वल टू KT, या P अपॉन T इक्वल टू K। यह चार्ल्स वान हाफ लॉ है। तो ये दोनों लॉ हम लोग अलग अलग समझ लिए। अब दोनों लॉ को ऐड करके हम लोग बनाएंगे विलयन का वान हाफ समीकरण। क्या बनाएंगे? वान हाफ समीकरण। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर वान हाफ समीकरण बताते हैं। चलिए, हम लोग देखेंगे विलयन का वान हाफ समीकरण क्या है। विलयन का वान हाफ समीकरण, ये जो वान हाफ समीकरण आया, यह वायल वान हाफ और चार्ल्स वान हाफ के लॉ को जोड़ करके बनाया गया है। तो देखिए, जो चार्ल्स वायल वान हाफ लॉ है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C, चूँकि C इक्वल टू 1/v, तो ये हो जाएगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/v। ये
बॉयल वांट हाफ ला, क्या हो गया, बॉयल वांट हाफ ला, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सेकेंड इक्वेशन यह चार्ल्स वांट हाफ ला है, चार्ल्स वांट हाफ ला। दोनों ला को ऐड करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड ला को जोड़ने पर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये T है 1/V, तो T/V जाएगा। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू, अब चूँकि सॉल्यूशन का है तो यस T/V। किसी किसी बुक में यस की जगह आर भी लिख दिया जाता है, तो यह ऐसे भी हो सकता है P इक्वल टू आर T/V, दोनों ही कहीं है, कहीं पर यस यूज होता है तो कहीं पर आर यूज होता है। आर और यस दोनों सॉल्यूशन कांस्टेंट हैं। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, या P भी इक्वल टू एस टी, P भी इक्वल टू एस टी। इसी प्रकार अगर R लगा दिया जाए तो हो जाएगा P भी इक्वल टू आर टी। यह वांट हाफ समीकरण है विलियन का। यही वांट हाफ समीकरण यानी इक्वेशन है। अब चूँकि आप जानते हैं यह एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, चूँकि ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अर्थात विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो अब हम लिखेंगे क्या, माना सपोजेड, माना विलयन में विलय के मोलों की संख्या, स्मॉल n हो तो अब इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा P भी इक्वल टू एन एस टी, या इसको कैसे लिख सकते हैं, P भी इक्वल टू एन आर टी। यह एक इक्वेशन हो गया, इस पर भी न्यूमेरिकल लगते हैं। अगर हम प्रासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर को लेते हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P इक्वल टू N/V एस टी, P इक्वल टू N/V एस टी। ठीक इसी तरह P इक्वल टू N/V आर टी हो जाएगा। चूँकि N/V इक्वल टू कंसंट्रेशन C क्या है, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन। अगर हम N/V की जगह C अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा P इक्वल टू CST। अगर किसी न्यूमेरिकल में डायरेक्ट कंसंट्रेशन मोलरिटी में नॉर्मेलिटी में दिया है तो हम इस फार्मूला का यूज़ कर लेंगे P इक्वल टू CST।
अब चूँकि हम जानते हैं, चूँकि स्मॉल n यानी विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे अणुभार भी होता है। अगर इसको इस इक्वेशन में अप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा P = WST/mv। अगर R लेंगे तो ये हो जाएगा। तो इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो m = हो जाएगा WST/PV। तब ये फार्मूला यूज हो जाएगा। अब इसमें कौन क्या है ये हमें जान लेना है। तो देखिए, वेयर P = प्रासरण दाब, P प्रासरण दाब है, C = कंसंट्रेशन, M = अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, V = वॉल्यूम इन लीटर, कैपिटल T = एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी परम ताप है। कैपिटल T निकालने के लिए जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया रहेगा उसमें 273 को ऐड कर देंगे, जो भी आएगा वो केल्विन में आ जाएगा। अब इसमें देखिए जो यस हैं, यस इसमें क्या है, यह यस बराबर होता है विलयन स्थिरांक या घोल कांस्टेंट, यस की वैल्यू होती है 0.082 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री प्रति मोल ये होती है। इसे नोट कर लीजिए। तो हमने प्रासरण दाब के नियम को बता दिया। अब इस नियम पर हम न्यूमेरिकल देखेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तो इसे नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से समझिए कॉपी पर लिख करके। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होती है आपको समझने में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए। समझ में आ रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो धन्यवाद।